नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और वॉर ब्रेकिंग न्यूज इजरायली डिफेंस फोर्स से जुड़ी हुई है। आईडीएफ का लेबनान में रॉकेट हमला देखने को मिला है। हिज्ब के अल वजानी बेस पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के कई सैन्य वाहन पूरी तरह से ध्वस्त हो गए इस हमले में। इजराइल पर जारी हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले भी। अरब वॉर जोन में बदल चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग कई देशों तक फैल चुकी है और टीवी9 भारतवर्ष की टीम इसकी ग्राउंड कवरेज लेबनान से कर रही है। बीते 12 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर छोटे बड़े 1000 विस्फोट किए हैं। हिजबुल्लाह, हूती, इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के 5 लाख लड़ाके इजराइल पर हमले को तैयार हैं और युद्ध की कमान है ईरान के हाथ। स्थापना के बाद से इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए बाइडेन ने अरब में नेटो की एंट्री का द्वार खोल दिया है, यानी जंग अमेरिका बनाम ईरान की तरफ बढ़ चुकी है। देखिए कैसे प्रॉक्सी गॉडफादर ईरान इजराइल के लिए संकट बन चुका है और एटमी जंग की आशंका क्यों बढ़ती जा रही है। در 40 इलो 50 टीवी9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। पूरा इलाका लाइन ऑफ फायर में है। लेबनान आर्मी है, उसकी प्रेजेंस जो है इन इलाकों में बढ़ती जा रही है। अगला विश्व युद्ध तय माना जा रहा है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंग को 30 घंटे बीत चुके हैं। बीते 30 घंटे में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले किए। अल्लाहु अकबर। इजराइल पर बीते 100 घंटे से हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बरसात हो रही है और ये हर बीतते घंटे के साथ तेज होती जा रही है। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने 11 जुलाई को इजराइल की धरती पर 100 किलोमीटर अंदर तक हमले किए थे और अब इनकी रेंज बढ़ चुकी है। इसके साथ ही इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बैरूत से हिजबुल्लाह और लेबनान की टैंक ब्रिगेड इजरायली बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। और इस जंग के प्रसारण के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम लेबनान पहुंच चुकी है। टीवी9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। जी हाँ, ये वो आखिरी गांव है जो लेबनान और इजराइल की जो बॉर्डर है, जिसको ब्लू लाइन भी कहा जाता है, उस पे आखिरी गांव है। और अगर आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा हो तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहीं पर एक जगह पर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से, और इन इलाकों के अंदर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली सैन्य चौकियों और इसके साथ ही आबादी वाले इलाकों में गिरे हैं। दस जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों की रैकी की थी, इन पर 12 जुलाई को मिसाइलों की बरसात कर दी गई। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के साथ अरब के बाकी मिलिटेंट संगठन भी मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सीरिया बॉर्डर से लेकर लेबनान बॉर्डर तक इजरायली ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हिज्ब के हमलों से गोलन हाइट्स में इजराइल के 2 रिजर्व सैनिक मारे गए। एंटी टैंक मिसाइल हमलों से इजराइल के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हुए।
हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल से 1980, 81 और 2006 दोनों जंग का बदला लेने के लिए अरब के मिलिटेंट संगठन तैयार हैं और 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस युद्ध की हर खबर को टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा आप तक पहुंचा रहा है। ईरान खुले तौर पर यह कह चुका है कि अगर लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया तो फिर निश्चित तौर पर ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा, और अगर ईरान कूदा तो फिर अमेरिका भी इजराइल को रेस्क्यू करने के लिए इस इलाके में पहुंच जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 12 जुलाई को भी कई बड़े हमले किए। 12 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। पहला ड्रोन हमला काबरी आर्टिलरी बेस पर किया गया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लड़ाकों ने अल मलकिया सर्विलांस सेंटर पर भी हमले किए। इजराइल के हनीता बेस पर एंटी टैंक मिसाइल हमले हुए हैं। इजराइल का हद यारून सर्विलांस सेंटर ध्वस्त कर दिया गया है। आईडीएफ के शतुला बेस पर रॉकेट हमले करके हिजबुल्लाह ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही जारित बैरक पर रॉकेट हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के मिस्काव में 2 मकान नष्ट हो गए। हिजबुल्लाह ने रामता बेस पर भी रॉकेट हमले किए हैं। इजराइल में शेबा फार्म्स के जिब्दीन बेस को निशाना बनाया गया है। ये वो 10 बड़े हमले हैं जिनसे इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ और हिजबुल्लाह के छोटे हमलों की गिनती बहुत मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों ने बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं, तो इसके साथ ही इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इराक और सीरिया से इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। यमन से लाल सागर में हूती ने एक बार फिर ईरानी मिसाइल से हमला करके नॉर्वे के एक जहाज को ध्वस्त कर दिया है। इस तरह प्रॉक्सी गठबंधन ने इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती और नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी जारी कर दी है। हूती ने कहा है कि इजराइल से जंग के लिए 1 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि गाजा पर जंग थोपने वाला इजराइल अब भुगतने को तैयार है। प्रॉक्सी संगठन बनाम इजराइल की इस जंग की कमान ईरान के हाथ है और IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। لذا بهشون میگیم تا زوده بریم ولا بیرون میندازنتون. دیر نشده زمانی که با فضیحت مردم فلسطینی شما رو از این سرزمین مقدس بیرون کنن. دیر نیست. इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल जंग की कमान अपने हाथ में ले ली। खबर यह है कि इस्माइल कानी ने सभी प्रॉक्सी संगठनों के साथ 10 जुलाई को बैठक की है। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। बैठक कहां हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस बैठक के बाद 11 जुलाई से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। बीते 30 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है, तो इसके पीछे है नेटो की रणनीति। दरअसल इजराइल के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार बैठी है और उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों से अमेरिका का वर्चस्व खतरे में है और अब नेटो इस जंग में उतर सकता है। वॉशिंगटन की क्लोज डोर मीटिंग में फैसला हुआ है कि अरब में नेटो सेना भेजी जाएगी।
नेटो जॉर्डन के अम्मान में एक दफ्तर खोल रहा है। यहाँ से एंटी प्रॉक्सी रणनीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही भूमध्य सागर में नेटो देश अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचने वाले हैं। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग किसी भी वक्त अमेरिका बनाम ईरान बन सकती है और इसके साथ ही अरब महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, हिज़्ब के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स के पलटवार की जानकारी मिल रही है। दक्षिणी लेबनान के कई ठिकानों पर बमबारी की गई है। हिज़्ब के यरीन जिबियान ठिकाने नष्ट हो गए हैं। काले सागर से भूमध्य सागर तक रूस का वर्चस्व खत्म करने के लिए नेटो मीटिंग में मंथन हुआ, जिसके बाद 32 देशों में सहमति हुई कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे हथियार सीधे काला सागर तक पहुंचाए जा सकें। इसके लिए उन तमाम देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की जाए जो रूस के टारगेट पर हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करके उन देशों को अभेद्य किले में बदल दिया जाए। यानी रूस की इतनी जबरदस्त घेराबंदी करने को नेटो बेचैन है, जिससे रूस बैकफुट पर आ जाए और पुतिन रूस का विस्तार छोड़कर अपने देश की सुरक्षा करने में जुट जाएं। ऐसे वक्त में नेटो अपना दायरा बढ़ाकर पुतिन के वर्चस्व को खत्म कर सकता है। यूक्रेन में तबाही जारी है। ऐसे में काला सागर से पूर्वी यूरोप तक रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। रूस ने काला सागर में लैंडमाइंस बिछाकर पूर्वी यूरोपीय देशों में तबाही का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जबकि नेटो ने रूस को काउंटर करने के लिए यूरोप कॉरिडोर नंबर 8 बनाया है, जिसके बाद न सिर्फ काला सागर में रूस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, बल्कि पूर्वी यूरोपीय देशों तक जाने का एक नया रास्ता तैयार हो जाएगा। नेटो की 3 दिन की मीटिंग में सबसे ज्यादा मंथन इसी बात पर था कि कैसे रूस की विस्तारवादी मंसूबे को रोका जाए। अमेरिका की कोशिश है कि रूस को यूक्रेन तक ही सीमित रखा जाए और फिर यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर रूस को उस युद्ध में उलझाकर रखा जाए। अब अमेरिका बाल्टिक सागर, काला सागर, भूमध्य सागर के जरिए रूस की घेराबंदी करने में जुटा है। इसके लिए नेटो देशों के युद्धपोत रूस पर हमले के लिए तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा नेटो देशों में मंत्रणा इस बात पर भी हुई है कि रूस के खिलाफ कैसे लॉजिस्टिक और समुद्री रूट तैयार किया जाए। इसके लिए 32 देशों में सहमति, जिसमें अहम मुद्दे कौन से थे वो जान लीजिए। नेटो देशों में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उन देशों को सैन्य मदद दी जाए जो रूस के टारगेट पर है। रूसी बॉर्डर से लगते देशों में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की जाए। रूस को टारगेट करते हुए एटमी बेस अलर्ट मोड पर डाले जाए। रूस के कारोबारी रूट को ब्लॉक किया जाए। नेटो में शामिल 32 देशों ने रूस का रास्ता रोकने पर सहमति जताई है। साथ ही एक बड़े युद्ध का अंदेशा भी जताया है, कहीं यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। यूरोप में अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने के ऐलान पर रूस ने प्रतिक्रिया दी है। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई ryabkov ने कहा है,
कि हम शांतिपूर्वक और ठंडे दिमाग के साथ इसका जवाब देने की तैयारी करेंगे। एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जो अमेरिका के यूरोप में दबदबे की सारी संभावनाओं पर विराम लगा देगा। दरअसल रूस की बेचैनी तब से बढ़ रही थी जब से अमेरिका ने जर्मनी में लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात करने का फैसला किया, साथ ही पोलैंड में डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए कहा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में उतरने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो नेटो देशों को एक अभेद्य किले में बदल देना चाहता है। साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहता है कि युद्ध के हालात में भी यूरोप में किसी भी तरह का संकट पैदा ना हो। काला सागर में पुतिन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए नेटो यूरोप में कॉरिडोर नंबर 8 बना रहा है, जिससे काला सागर और भूमध्य सागर आपस में जुड़ जाएंगे और यूरोपीय देशों तक सामान आसानी से पहुंच पाएगा। यहां तक कि हथियार भी इस रूट से पहुंचाए जा सकेंगे। इसके लिए नेटो मार्केटिंग के तीसरे दिन 4 यूरोपीय देशों में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इटली, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया शामिल हैं। रूट क्या है ये समझिए। इटली के पास पड़ने वाले एड्रियाटिक समंदर में अल्बानिया तक सी रूट है, फिर आगे ईस्ट मैसेडोनिया में हाईवे जो आगे बुल्गारिया तक जाएगा, वहां ब्लैक सी शुरू हो जाएगी। इस कॉरिडोर के जरिए नेटो हथियार पहुंचाकर क्रीमिया पर भी हमला कर सकता है। साथ ही जो नुकसान यूक्रेन रूट बंद होने से नेटो को हो रहा है, उस पर भी लगाम लग सकती है। कॉरिडोर नंबर 8 के जरिए अमेरिका काला सागर से भूमध्य सागर तक रूस की घेराबंदी करने की कोशिश में है। जिस कॉरिडोर को अमेरिका पूर्वी यूरोप तक पहुंचाने का विकल्प बता रहा है, वो रूस से बड़े टकराव की वजह बन सकता है, क्योंकि इस रूट के पास अमेरिका युद्धपोत लगा चुका है, जबकि रूस बैकफुट पर आ सकता है क्योंकि वो पहले अपने इलाकों को बचाएगा, बाद में दूसरे नेटो देशों पर हमला करेगा। तब तक अमेरिका नेटो देशों में मिसाइलें लगाकर रूस की बेचैनी और बढ़ाएगा। अमेरिका जर्मनी से पोलैंड तक हाईटेक हथियारों की तैनाती करा रहा है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। नेटो चीफ ने भी सहमति जताई है। जब सवाल नेटो की सुरक्षा का होगा तो फिर दुश्मन पर हमला उसी रणनीति का हिस्सा होगा। अमेरिका ने पहले चरण में यूरोप के 10 देश चुने हैं जहां वो लॉन्ग रेंज मिसाइल लगाएगा और सैन्य मदद देगा। बाल्टिक देश, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्डिक देश, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। इसके आगे पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और मोल्दोवा। इसके लिए ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर 500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाने पर है। इस पर भड़कते हुए रूस की तरफ से कहा गया है, जर्मनी में मिसाइलों की तैनाती यूरोप में युद्ध की आग को भड़काएगी। नेटो हमेशा से आग लगाकर पीछे हटता रहा है। इस बार यूक्रेन के साथ ऐसा होता दिख रहा है। फिर दूसरे देशों की बारी है। रूस की धमकी के बाद पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। उधर रूसी गठबंधन में स्लोवाकिया की एंट्री हो सकती है। स्लोवाकिया ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। उधर पुतिन ने ब्रिक्स संसद बनाने की बात कही है, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन पर लगाई लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की रोक हटा ली है। इसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिका चाहता है कि रूस के हर कोने पर रोज हमला हो, जिससे मजबूरन पुतिन को प्लान बदलना पड़ जाए। और वही मौका होगा जब अमेरिका यूरोप में अपना दबदबा एक बार फिर साबित कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस ने बमबारी की है। Su-34 फोर्स से बरसाए हैं फैब 500 बॉम्ब। यूक्रेन की कई फायरिंग पोस्ट इस हमले में तबाह हो गई हैं। कीव का
का बचना असंभव लग रहा है। इस वक्त डोनेस्क में विनाश की सबसे बड़ी आग भड़की हुई है। डोनेस्क पर रूसी सेना का कभी भी कब्जा हो सकता है, क्योंकि रूस ने डोनेस्क के उस इलाके पर कब्जा कर लिया है जहां से यूक्रेनी सेना काउंटर अटैक करती है। इसी के बाद डोनेस्क पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। डोनेस्क जीत के बाद रूसी सेना का कीव अभियान शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जुलाई में यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर होने जा रही है। जंग में यूक्रेन की हार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूक्रेन से डोनेस्क भी छिनने वाला है। डोनेस्क की राजधानी क्रास्नोगोरोव्का की जंग बहुत विध्वंसक हो गई है। यहां 90% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनेस्क जीतने के बाद रूसी सेना कीव की तरफ कूच करने वाली है। क्रास्नोगोरोव्का की जंग इतनी विध्वंसक क्यों हो गई है? इस शहर पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन डोनेस्क और कीव कैसे हार जाएगा? रूसी फौज का क्रास्नोगोरोव्का प्लान क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन सेना यूक्रेन में कहां और कितनी तबाही मचा रही है। रूसी सेना को न सिर्फ क्रास्नोगोरोव्का में बड़ी बढ़त मिल गई है, बल्कि उसने डोनेस्क के वोश्खोद इलाके पर कब्जा जमा लिया है। ज़ेपोरिज़िया के वासिलिवका में रूस ने अपना ध्वज फहरा दिया है। खार्किव के एक गांव पर भी रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। युद्ध के मैदान में रूसी हमले इतने तेज हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना टिक ही नहीं पा रही। सैनिक और एयर डिफेंस की कमी के कारण यूक्रेनी शहरों में रूस विनाश की बड़ी आग लगा रहा है। डोनेस्क के स्तारोमेयोर्स्की में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तबाही मचाई। डोनेस्क के ही वोश्खोद में रूसी एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की। कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। डीप्रो में रूस ने तोर मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन का शिकार कर लिया। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना ने आर्टिलरी और ड्रोन से विध्वंसक धावा बोला। खार्किव में रूसी Su-34 ने फैब 3000 बमों की बरसात की। हमले में यूक्रेन का ड्रोन सेंटर तहस नहस हो गया। रूसी हमले की जद में आने की वजह से खेरसोन में भी एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 10 सैन्य वाहनों को जलाकर भस्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने यूक्रेनी फोर्स के 2 वाहनों को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को मलबे में बदल दिया। रूसी सेना युद्ध के हर मोर्चे पर तबाही मचा रही है, लेकिन विनाश की सबसे बड़ी आग डोनेस्क की राजधानी क्रास्नोगोरोव्का में भड़की हुई है। रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। क्रास्नोगोरोव्का की जंग भीषण क्यों हो गई है? इस इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हुआ तो क्या होगा? अब इसे समझिए।
8 अप्रैल 2024 से क्रास्नोगोरोवका पर कब्जे की जंग शुरू हुई थी, जो अब विध्वंसक हो गई है। क्रास्नोगोरोवका 2014 से डोनेस्क की राजधानी है। यहाँ यूक्रेनी सेना के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा सेंटर है। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स यहीं से हमले करती है। इसे यूक्रेन की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। ये डोनेस्क का गेटवे भी माना जाता है। यहाँ यूक्रेन की अहम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। क्रास्नोगोरोवका पर कब्जे से रूस के लिए डोनेस्क जीतना बहुत आसान हो जाएगा। डोनेस्क जीतने के लिए रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेन में बड़ा सैन्य संहार हो रहा है। चौबीस घंटे में यूक्रेन के 1128 सैनिक मारे गए हैं। इतना ही नहीं, रूस के हमलों में 7 नागरिकों की भी जान चली गई। भीषण बमबारी की वजह से तबाह हो रहे यूक्रेन ने भी रूस को जख्म देने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर कई गोरिल्ला हमले किए। अस्ट्राखान में यूक्रेन ने रूस के मिसाइल सेंटर को टारगेट किया। हमले में मिसाइल सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मॉस्को में यूक्रेन ने सैन्य वाहन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन की ड्रोन बटालियन ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने 19 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। विस्फोट की वजह से हथियार गोदाम धू कर जल गया। यूक्रेन पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि रूसी सेना विनाश की जो आंधी लेकर आई है, वो यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। आने वाला एक हफ्ता बहुत अहम है। अगर नेटो ने यूक्रेन को जरूरी एयर डिफेंस नहीं दिए, तो उसे हार से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में रूस के FPV ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन के 12 से ज्यादा सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं। कामिकाजी ड्रोन से रूसी सेना ने हमले किए। एक तरफ 5 लाख सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000। रूस यूक्रेन के सैनिकों के इस आंकड़े ने नेटो की नींद उड़ा दी है। नेटो समझ चुका है कि अब सिर्फ हथियार देकर यूक्रेन को मुकाबले में बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए अब सैनिकों का भी इंतजाम किया जा रहा है। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिका ड्रग्स के मामले में सजा काट रहे कैदियों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजेगा। दूसरी तरफ फ्रांस से भी सैनिकों की सप्लाई की जाएगी। पोलैंड तो बाकायदा यूक्रेनी बटालियन बना रहा है। यूक्रेन में भी जेल से सेना भर्ती का अभियान जारी है। अब यूक्रेन में ना हथियारों की कमी होगी और ना ही सैनिकों की। रूसी सेना के सामने बेहद कमजोर लग रही यूक्रेनी फौज को ऐसी मजबूती मिलने वाली है कि रूस के लिए एक छोटा सा इलाका जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब नेटो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हथियार चलाने वाले हाथों का इंतजाम भी करेगा।
अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड जैसे देशों में यूक्रेनी सेना को ताकतवर बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। टैंक, MLRS, हाइमर्स, नेटो के ऐसे तमाम हथियार चलाने के लिए अब यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों की तैनाती होने जा रही है। इस वक्त रूस की सेना के सामने यूक्रेन की फौज बेहद कमजोर है। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में इस वक्त 5 लाख सैनिकों के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रूस की इस ताकत से मुकाबले के लिए यूक्रेन के पास महज 50,000 सैनिक हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। यही वजह है कि यूक्रेन की हार टालने के लिए अब सिर्फ बारूद देने से काम नहीं चलेगा। कीव को बचाने के लिए पेंटागन में जो प्लान तैयार किया गया है, उसकी भनक रूस को लग चुकी है। क्रेमलिन को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके मुताबिक फ्रांस 2000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने वाला है। अमेरिका ड्रग्स केस में गिरफ्तार कैदियों को कीव भेजने की तैयारी कर रहा है। रूसी विदेश इंटेलिजेंस सर्विस ने एक रिपोर्ट दी है, विमानों से हथियार आ रहे हैं, उन्हीं विमानों से कई सैनिक भी भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन में फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत रूस ने पहले भी दिए थे। 16 जनवरी को खार्किव में रूसी सेना ने हमला किया था। रूस के हमले में यूक्रेनी मोर्चे पर दर्जनों सैनिकों की मौत हुई थी। रूस का दावा था कि मारे गए सैनिक फ्रांस की सेना के जवान थे। रूस को अमेरिका के एक अभियान की जानकारी भी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में FBI और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी नई भर्ती कर रही है। ड्रग्स केस में कैद मेक्सिको के नागरिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। युद्ध में जाने के लिए तैयार कैदियों की सजा माफ कर दी जाएगी। इससे जल्द अपराधियों को फौज की ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेजा जाएगा। अमेरिका और फ्रांस बेहद सीक्रेट तरीके से अपने प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन के लिए सेना बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पोलैंड में यूक्रेन के लिए सेना भर्ती अभियान चल रहा है। हजारों लोग यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये अभियान 8 जुलाई को यूक्रेन पोलैंड के बीच समझौते का हिस्सा है। यूक्रेन ब्रिगेड के नाम से एक सेना तैयार की जा रही है। महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। पोलैंड की आर्मी बेस पर सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन में महिला बटालियन को अब जंग में भेजा जाएगा। 10,000 महिला सैनिक इस वक्त रूसी फौज से सीधी जंग में शामिल हुई है। 15,000 कैदियों को भी जेल से निकालकर सेना में भर्ती किया जाएगा। यूक्रेन और नेटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस के 5 लाख सैनिकों वाली फौज का मुकाबला करना है। यूक्रेन में रूस से अधिक सैनिक जमा करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि अब हवाई हमलों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन में जल्द F-16 फाइटर जेट पहुंच जाएंगे। नीदरलैंड्स और डेनमार्क से F-16 भेजे जा रहे हैं। स्वीडन से ASC-890 रडार एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं। अर्जेंटीना से 2 Mi-17E परिवहन हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से यूक्रेनी सेना तक हथियार पहुंचाए जाएंगे। अर्जेंटीना हल्के हथियारों की सप्लाई करेगा। मोर्टार और 155 mm के गोले यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूक्रेन की आर्टिलरी भी बेहद ताकतवर होने वाली है। डेनमार्क की मदद से यूक्रेन में 18 हॉवित्जर तोपें बनाई गई हैं। अगले महीने तक सभी तोप युद्ध के मैदान में पहुंच जाएंगी।
नीदरलैंड्स से यूक्रेन को ड्रोन की बड़ी खेप मिलने वाली है। नीदरलैंड्स यूक्रेन को कुल 10 लाख FPV ड्रोन देगा। नीदरलैंड से AI अपग्रेडेड ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेगा। नेटो समिट में भी यूक्रेन के लिए बड़ी मदद का ऐलान हो सकता है। फिलहाल यूक्रेन को एयर डिफेंस की सबसे सख्त जरूरत है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि यूक्रेन को सुरक्षित रखने के लिए पैट्रियट समेत कई एयर डिफेंस और उसकी मिसाइलें देने का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा में इजरायली सेना ने नई तबाही शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने भीषण हमला कर गाजा के 26% भूभाग पर कब्जा कर लिया। अब नेतन्याहू इस इलाके का इजराइल में न सिर्फ विलय करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ यहूदियों को बसाना चाहते हैं। इसीलिए गाजा में हमले तेज हो गए हैं। लेकिन नेतन्याहू और उनकी सेना के इस अभियान के खिलाफ G7 देश खड़े हो गए हैं। सवाल यही है कि ऐसे में अब गाजा का क्या होगा। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी बहुत तेज हो गई है। इस बमबारी की वजह से गाजा में न सिर्फ विनाश की नई आग भड़क गई है, बल्कि बड़े पैमाने पर बच्चे और महिलाएं भी मारे जा रहे हैं। ये हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि मिशन 26% के तहत इजराइल वेस्ट बैंक को खाली करवाना चाहता है। लेकिन इजराइल के इस अभियान के खिलाफ G7 देश आ गए हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने गाजा में इजरायली सेटलर्स को बसाने का विरोध किया है। बावजूद इसके नेतन्याहू और उनकी सेना अड़ी हुई है। सवाल यही है कि आखिर गाजा में इजराइल का मिशन 26% क्या है। सबसे पहले इससे जानिए। कहा जा रहा है कि गाजा की जंग में IDF प्लान 2005 को रिपीट कर रहा है, जिसके तहत 2005 में गाजा छोड़कर गए यहूदियों को दोबारा बसाया जाए, साथ ही वहां से फिलिस्तीनियों को बॉर्डर इलाके तक सीमित किया जाए। इजराइल का दावा है कि उसने गाजा के 26% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में वहां यहूदियों को बसाने की प्लानिंग है। इससे यह हिस्सा पूरी तरह हमेशा के लिए इजराइल के कब्जे में रहेगा। यानी नेतन्याहू की प्लानिंग है कि 1949 के सेटलमेंट को खारिज किया जाए और नए सिरे से सेटलमेंट किया जाए, जिसमें यहूदियों को प्राथमिकता मिले। इसके लिए उन तमाम इलाकों पर बमबारी की जा रही है जहां फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है। लेकिन अब इजराइल के विस्तार के खिलाफ न सिर्फ G7 देश आ गए हैं, बल्कि ब्रिटेन के नए PM कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि फिलिस्तीन पर सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार है। This is a right that the Palestinian people have. It's not in the gift of anyone. And as far as our policy is concerned, I'll determine our policy, not following anyone else. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी इजराइल को दंड देने की धमकी दे दी है। Bu hüzün dolu günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına तमाम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि नेतन्याहू और उनकी सेना अपने विस्तार प्लान को रोकेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव नवंबर में होने हैं और अब डेमोक्रेट्स का संकट गहराता जा रहा है। इसकी वजह है डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर मतभेद।
कई डेमोक्रेट नेता चाहते हैं कि बाइडेन को उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन बाइडेन का मानना है कि वो इस पद के लिए सबसे उपयुक्त डेमोक्रेट नेता है, जबकि सर्वे के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन, अभी तक अमेरिका चुनाव की यही सूरत है। लेकिन ये सूरत बहुत जल्द बदल सकती है और इसकी वजह है बाइडेन का अजीब बर्ताव, मानसिक स्वास्थ्य का गड़बड़ होना। एक बार फिर बाइडेन ने यही किया। उन्हें मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को आमंत्रित करना था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन कह गए। Who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. कभी बाइडेन चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, कभी रास्ता भूल जाते हैं, कभी हाथ मिलाकर भूल जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद की रेस से हटने को तैयार नहीं है। जबकि कई डेमोक्रेट नेता चाहते हैं कि उनको इस रेस से बाहर हो जाना चाहिए। ये वो 9 डेमोक्रेट चेहरे हैं जो चाहते हैं कि बाइडेन को राष्ट्रपति पद की रेस से अपना नाम हटा लेना चाहिए। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे नेता ये समझ रहे हैं कि बाइडेन पर उम्र का असर हो रहा है, वो उतने फिट नहीं हैं जितने रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप बार बार उन्हें चुनौती देते हैं, कभी गोल्फ खेलने के लिए तो कभी बहस के लिए, और इस तरह ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चाहते हैं कि कमला हैरिस के लिए बाइडेन को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए। अमेरिका में किए गए सर्वे भी ये संकेत दे रहे हैं कि बाइडेन से ज्यादा इस पद के लिए जनता की पसंद कमला हैरिस है। अमेरिका की कई कंपनियों ने बाइडेन और कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सर्वे किए। प्रश्न पूछा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन हो। 72% से ज्यादा लोगों ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया और 28% जनता ने बाइडेन के नाम का। डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर समर्थक ये मानते हैं कि बाइडेन की सेहत ठीक नहीं है, 4 साल शासन नहीं चला सकते, शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार नजर आने लगे हैं। नवंबर के इस चुनाव में दुनिया की नजर टिकी है और खासकर रूस सहित यूक्रेन की भी। अमेरिका में सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप के सामने बाइडेन टिके रहे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की हार हो सकती है, लेकिन अगर कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।